तो दोस्तों एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एसकेएमयू सेमेस्टर 3 हिंदी मेजर पेपर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तो देखिए आप लोग, हिंदी मेजर पेपर 5 में आप लोगों को क्या पढ़ना है? हिंदी नाट्य साहित्य एवं अन्य विधाएं। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले सिलेबस को, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर पढ़ना क्या है, क्योंकि उसी से तो क्वेश्चन आएगा। तो जो मेजर पेपर 5 है हिंदी का, इसमें मात्र आपको कितना यूनिट पढ़ना है? 3 यूनिट पढ़ना है। देखिए आप लोग यहाँ पर फर्स्ट यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है नाटक, जिसमें पहला है स्कंदगुप्त, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है भारत दुर्दशा, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में नाटक पढ़ना है, स्कंदगुप्त और भारत दुर्दशा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा यूनिट क्या है? एकांकी है, जिसमें स्ट्राइक पढ़ना है, जो भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है माँ, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है दीपदान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और चौथा है एक बेचैन आवाज़, सिद्धनाथ कुमार के द्वारा लिखा गया है। तो सेकेंड यूनिट में आपको एकांकी पढ़ना है। ठीक है, थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है निबंध, जिसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। सेकेंड में है सच्ची वीरता, सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है। थर्ड में है गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। और फोर्थ नंबर में संस्कृति और सौंदर्य, यह नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आपको 3 यूनिट पढ़ना है। पहला में नाटक पढ़ना है, दूसरा में एकांकी पढ़ना है और तीसरा में निबंध पढ़ना है। तो इसी से आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। ठीक है, देख लीजिए इनको, और अपने से भी आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन हम लोग इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। और जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, मात्र आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 को आपको नोट कर लेना है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इससे भी आपका मतलब क्वेश्चन रहेगा 5 अंक का। तो यहाँ देखिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया हुआ, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक बार आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए आप अगला यहाँ पर दिया हुआ, भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। थर्ड क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र प्रेम और आत्म बलिदान। स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख विषय क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र प्रेम और आत्म बलिदान। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, भारत दुर्दशा में भारत माता की पीड़ा का कारण क्या बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी शासन और सामाजिक पतन। जो भारत दुर्दशा है, इसमें भारत माता की पीड़ा का वर्णन किया गया है। इसका मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो अंग्रेजी शासन और सामाजिक पतन। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, भुवनेश्वर द्वारा लिखित एकांकी का नाम क्या है? तो स्ट्राइक। स्ट्राइक किसके द्वारा लिखा गया है? तो भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, माँ। जो माँ है एक प्रकार के एकांकी है, एक किसके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा। नेक्स्ट है दीपदान, एकांकी किसने लिखा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, सिलेबस को आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसी से क्वेश्चन बनेगा 2-4। नेक्स्ट यहाँ पर है, एक बेचैन आवाज़ एकांकी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धनाथ कुमार। देखिए ज़्यादा टाइम लेंगे तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा और मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। एक बेचैन आवाज़, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सिद्धनाथ कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर के स्ट्राइक एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्रमिक वर्ग का शोषण और विद्रोह का इसमें वर्णन किया गया है। तो श्रमिक वर्ग का किस प्रकार शोषण किया जाता है, उसी को दिखाया गया है, किसमें? स्ट्राइक, जो भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है माँ। माँ जो एक प्रकार का एकांकी है, इसमें किस भाव की प्रधानता है? तो मातृत्व और त्याग की भावना है। माँ एकांकी में किस भाव की प्रधानता है? मातृत्व और त्याग का। नेक्स्ट देखिए, अगला यहाँ पर दिया हुआ है, दीपदान में दीपदान का प्रतीक क्या है, मतलब क्या दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा त्याग, आस्था और ज्ञान का प्रकाश। जो दीपदान है, इसमें दीपदान क्या प्रतीक है, क्या दर्शाता है? तो त्याग, आस्था और ज्ञान को दर्शाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बेचैन आवाज़ में कौन सी समस्या प्रमुख रूप से व्यक्त की गई है? एक बेचैन आवाज़ में सामाजिक असमानता और मनुष्य की बेचैनी को दिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का निबंध है, किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला यहाँ पर दिया हुआ है, सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब निबंध किस लेखक का है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब किसके द्वारा लिखा गया है? रामवृक्ष बेनीपुरी। देखिए आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे बाल गोविंद भगत, जो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इसका जो रहता है ना, जितना भी लगभग कहानी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो गेहूं और गुलाब किसके द्वारा लिखा गया है? रामवृक्ष बेनी के द्वारा, रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है,
संस्कृति और सौंदर्य निबंध किसने लिखा? तो नामवर सिंह। संस्कृति और सौंदर्य निबंध किसने लिखा? नामवर सिंह। अगला यहाँ पर दिया हुआ नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में किस विषय पर व्यंग किया गया है? तो मानव की असंवेदनशीलता और आत्ममुग्धता पर। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में किस पर व्यंग किया गया है? तो मानव की असंवेदनशीलता और आत्ममुग्धता पर। अगला दिया हुआ है सच्ची वीरता में वीरता का वास्तविक अर्थ क्या बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम, त्याग और आत्मसंयम को ही सच्ची वीरता कहा गया है। प्रेम, त्याग और आत्मसंयम को ही क्या क्या कहा गया है? सच्ची वीरता कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है गेहूं और गुलाब में गेहूं का मतलब किसका प्रतीक है? गेहूं और गुलाब रामवीर ऋषि बेनीपुर के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें गेहूं का किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन की भौतिक अवस्थाओं का। ठीक है, अगला देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है संस्कृति। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? संस्कृति और सौंदर्य निबंध में संस्कृति की परिभाषा किस रूप में दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव जीवन की उत्कृष्टता और सौंदर्य की अभिव्यक्ति के रूप में। जो संस्कृति और सौंदर्य निबंध है इसमें संस्कृति की परिभाषा किस रूप में दी गई है? तो मानव जीवन की उत्कृष्टता और सौंदर्य की अभिव्यक्ति के रूप में। ठीक, तो ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन था, यहाँ से पक्का बता रहे हैं 1 या 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कम से कम तो रखिए ना, यहीं से लगभग क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक, तो हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं और सभी क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है स्कंदगुप्त नाटक की कथा संरचना उद्देश्य एवं ऐतिहासिक महत्व का विश्लेषण कीजिए। जो स्कंदगुप्त है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, इस नाटक का क्या करना है आपको? संरचना बताना, उद्देश्य बताना है, ऐतिहासिक महत्व को बताना है। तो सभी को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग केवल सुनते जाइएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त हिंदी नाट्य साहित्य का एक अनुपम ऐतिहासिक घटना बोलते हैं, ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में राष्ट्र प्रेम, त्याग, कर्तव्य, वीरता तथा आदर्शवाद का अद्भुत संगम दिखाई देता है। स्कंदगुप्त मौर्यकालीन भारत के उस वीर सम्राट की गाथा है जिसने हुनों के आक्रमण से भारत भूमि की रक्षा की। तो जो स्कंदगुप्त है एक प्रकार का नाटक है, और स्कंदगुप्त क्या है? मौर्यकालीन एक सम्राट है। ठीक है, मौर्यकालीन एक सम्राट है गुप्त वंश का। ठीक है, जहाँ तक पता है मुझे गुप्त वंश का एक सम्राट है जिन्होंने क्या किया था? हुनों के आक्रमण से रक्षा किया था भारत को। आगे देखिए नेक्स्ट है नाटक की कथा संरचना 5 अंकों में विभाजित है। जो नाटक है यह स्कंदगुप्त, यह 5 भागों में बटा हुआ है। प्रारंभ में हुनों का आतंक दिखाया गया है। स्कंदगुप्त का व्यक्तित्व एक राष्ट्र नायक के रूप में उभरता है जो देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सुख, प्रेम और आराम सब त्याग देता है। जो स्कंदगुप्त नाटक है ये भारतीय इतिहास को बताता है कि जो स्कंदगुप्त था, ठीक है, गुप्त वंश का एक अच्छा शासक था। इन्होंने हुनों के आक्रमण को हुनों के आक्रमण से भारत की रक्षा किया था। तो उसी के बलिदान, कर्तव्य निष्ठा को इसमें दिखाया गया है इस नाटक में। ठीक है, तो इसी को आपको लिखना है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना बलिदान दिया और हुनों से रक्षा किया। देखिए इतिहास होते हुए भी इसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए आप लोग, सिलेबस में आपको भारत दुर्दशा नाटक पढ़ना है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो भारत दुर्दशा नाटक का क्या संदेश है इसको आपको बताना है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो समझते हैं हम लोग सबसे पहले इसको। देखिए यहाँ पर भारत दुर्दशा हिंदी नाटक के इतिहास में वह मील का पत्थर है। जो लेखक है, ठीक है, यह क्या है? मील का पत्थर है जिसने हिंदी नाट्य साहित्य को आधुनिक रूप दिया। देखिए हिंदी कहानी में ज़्यादा योगदान माने ना तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है। ठीक है, उन्होंने ही हिंदी के विकास में ज़्यादा योगदान दिया, सबसे पहले योगदान दिया। तो वह क्या है? मील का पत्थर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक में अंग्रेजी शासन के कारण भारतवर्ष की दयनीय दशा को रूपक के माध्यम से व्यक्त किया है। अंग्रेजों के द्वारा भारत में किस प्रकार से हमारे जो भी होते थे मजदूर लोग होते थे, जितने भी भारतीय होते थे, किस प्रकार से उन्हें तड़पाया जाता था, किस प्रकार से शोषण किया जाता था, इसी का वर्णन है। ठीक है, भारत माता को इसमें एक प्रकार से मुख्य पात्र माना गया है। भारत माता पर कितने अन्याय किए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा, उन सभी चीज़ों का इसमें वर्णन है। ठीक है, शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ भारत माता इस नाटक की मुख्य पात्र है जो पराधीनता की बेड़िया में जकड़ी हुई है। उनके पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी स्वार्थ, अज्ञान और अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इस नाटक में उन्होंने क्या बताया है? भारत माता बेड़ियों में जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने जकड़ रखा अंग्रेजों ने। देखिए यहाँ पर इसका कहानी का मुख्य उद्देश्य इसमें बताया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी भारत माता के पुत्र हैं। सभी को जोड़ करके दिखा गया है। ठीक है, और ये सभी अंधविश्वास में, अज्ञान में क्या हुए? डूबे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं एक तरह से। तो इसी को बताया गया है कि
किस प्रकार से अंग्रेजों ने हम लोगों के साथ खेला है, जिससे अभी भी हम लोग धर्म में बटे हुए हैं। ठीक है, थर्ड में दिया हुआ भुवनेश्वर के स्ट्राइक एकांकी में श्रमिक वर्ग की समस्या को कैसे चित्रित किया गया है। जो भुवनेश्वर के द्वारा स्ट्राइक लिखा गया है, ठीक है, इसमें श्रमिक वर्ग की समस्या का वर्णन है, तो कैसे चित्रित किया गया है उसी को बताना है। यहाँ देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर भुवनेश्वर का स्ट्राइक हिंदी का एकांकी साहित्य का अत्यंत यथार्थवादी और आधुनिक रचना है। इसमें लेखक ने मजदूर वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषण और विद्रोह की भावना को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। स्ट्राइक जिसका मतलब होता है हड़ताल, इसका अर्थ है विद्रोह, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। नाटक में फैक्ट्री के मजदूरों को पूंजीपतियों द्वारा शोषित दिखाया गया है। मतलब जो भी मजदूर होते हैं, इस एकांकी जो है इसमें क्या होते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में, उसमें पूंजीपतियों के द्वारा बहुत ही शोषण किया जाता है, उसी को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें जो मजदूर होते हैं हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और वे केवल अंतर्वत काम कर रहे हैं। मतलब उनके सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, मजदूर के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, फिर भी वे लोग काम में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। जैसे मजदूर को कम से कम कितना, खूब से खूब एक मजदूर को 10 घंटा काम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी 12 घंटा, कभी कभी 14 घंटा भी काम कराया जाता है। तो एक प्रकार से क्या है, उनके अधिकार को छीना जा रहा है, ज़बरदस्ती खटाया जा रहा है। तो उसी को बताया गया है कि मजदूरों पर कितना अत्याचार किया गया है, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। आगे लिखा हुआ है, लेखक ने संवादों के माध्यम से तीव्र यथार्थ और करुणा को व्यक्त किया है। स्ट्राइक सामाजिक परिवर्तन की पुकार है, जो न्याय, समानता और असमान आत्मसम्मान की ओर अग्रसर करती है। स्ट्राइक क्या है, जो हड़ताल है, सामाजिक परिवर्तन की एक प्रकार से पुकार है। इसमें न्याय, समानता और आत्मसम्मान की ओर अग्रसर करता है लोगों को। ठीक है, इस एकांकी का यही उद्देश्य है। बाकी आपको अपने से भी पढ़ना है, जैसे भुवनेश्वर के स्ट्राइक एकांकी में श्रमिक वर्ग की समस्याओं को कैसे चित्रित किया गया है, क्या उद्देश्य है, इस सभी को आपको देखना है। ठीक है, देखिए आगे आप लोग, 4th नंबर का यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विष्णु प्रभाकर की माँ, मतलब जो माँ है एक प्रकार का एकांकी है, ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। सिलेबस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसमें क्या है, मातृत्व और त्याग की भावना का मतलब वर्णन किया गया है, कैसे किया गया है उसी को बताना है। तो चलते हम लोग देखते हैं। विष्णु प्रभाकर का एकांकी माँ मानवीय संवेदना और मातृत्व की उच्चतम भावना का प्रतीक है। कथा एक ऐसे पुत्र की है जो आधुनिकता और स्वार्थ में डूबकर अपनी माँ की उपेक्षा करता है। माँ प्रेम, त्याग और समर्पण का सजीव रूप है। वह अपने पुत्र की खुशी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देती है। मतलब यही बताया गया कि एक माँ जो होता है, ठीक है, अपने पुत्र के लिए हर चीज़ करता है, लेकिन पुत्र क्या है, अपनी माँ को भी अनदेखा कर देता है, अपने स्वार्थ में डूबा होता है। माँ की पीड़ा को ही इसमें दर्शाया गया है। आगे लिखा हुआ है, माँ की पीड़ा दर्शक के हृदय को छू लेती है, उसका मौन त्याग ही इस एकांकी की आत्मा है। विष्णु प्रभाकर का उद्देश्य समाज में प्रेम करते हुए मान्यता की पुनः स्थापना करना है। माँ एक भावनात्मक और आदर्शवादी एकांकी है जो हृदय को स्पर्श करती है। तो यही बताया गया है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, माँ की पीड़ा को दिखाया गया एक तरह से, कि बच्चे को पालती है फिर भी वह कितना झेल रही होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दीपदान एकांकी में प्रतीकात्मकता और आदर्शवाद का विश्लेषण कीजिए। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसमें प्रतीकात्मकता और आदर्शवाद का क्या है, वर्णन करना है। ठीक है, मतलब क्या चीज़ का प्रतीक है, क्या चीज़ का आदर्शवाद है, इसी को आपको बताना है। ठीक है, दीपदान में तो हम लोग देखते हैं दीपदान, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार दीपदान, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा जो लिखा गया है। देखिए यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा के दीपदान में प्रतीकात्मकता और भावात्मक गहराई का अद्भुत संगम है। एकांकी त्याग, विश्वास और आध्यात्मिक प्रकाश की गाथा कहती है। दीपदान केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। जो दीपदान लिखा गया है यह धार्मिक अनुष्ठान का प्रतीक नहीं है, मतलब दीप हम लोग जलाते हैं कि नहीं, तो दीप जलाने का यहाँ प्रतीक केवल धार्मिक कार्य को करना नहीं है, बल्कि क्या है, अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। आगे लिखा हुआ है, दीपदान में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन की गहरी छाप है। यह मनुष्य को सत्य कर्म और आस्था की ओर प्रेरित करती है। मतलब जो दीपदान है यह क्या करता है, केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि जितने भी मनुष्य के अंदर बुराइयां हैं, ठीक है, अंधकार है, उसको दूर करने का एक प्रकार से इसमें प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखते हैं हम लोग। सिद्धनाथ कुमार के एक बेचैन आवाज़ एकांकी में कौन सी सामाजिक चेतना व्यक्त हुई है। तो सिद्धनाथ के द्वारा एक बेचैन आवाज़ लिखी गई है, एकांकी है। इसमें क्या सामाजिक चेतना है, इसको देखते हैं हम लोग। एक बेचैन आवाज़ एक सामाजिक और विचार प्रधान एकांकी है जो आधुनिक समाज की असमानता, अन्याय, अंतर्वृद्धियों को उजागर करती है। इसमें एक व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज़ समाज के अन्याय के खिलाफ उठती है। सिद्धनाथ कुमार ने इस आवाज़ को रूपक के रूप में प्रयोग किया है, जो हर संवेदनशील मनुष्य के भीतर मौजूद होती है, लेकिन भय और स्वार्थ के कारण दब जाती है।
यह एकांकी व्यक्ति और समाज के बीच संघर्ष को दर्शाती है। लेखक का उद्देश्य है पाठक के भीतर छिपी मानवीय चेतना को जगाना ताकि वह अन्याय के विरुद्ध बोल सके। इस एकांकी की भाषा औजपूर्ण, विचारशील और क्रांतिकारी है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध का क्या करना है आपको, मतलब इसमें जो भी इसका विचार है, दार्शनिक दृष्टि, उसको बताना है। तो देखते हैं हम लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, ठीक है, यह निबंध लिखा गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका व्यंग्य, हास्य और दर्शन का अद्भुत मिश्रण है। लेखक ने नाखूनों के बढ़ने की साधारण घटना से मनुष्य की स्वार्थी वृत्ति और असंवेदनशीलता पर गहरा व्यंग्य किया है। वे कहते हैं कि जैसे नाखून अपने शरीर से अलग होकर भी बढ़ते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य अपनी मानवीयता से अलग होकर भी अहंकार और स्वार्थ में बढ़ता जाता है। निबंध का उद्देश्य है पाठक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करना। द्विवेदी जी की शैली व्यंग्यात्मक होते हुए भी दार्शनिक है। उन्होंने जीवन के गूढ़ सत्य को सहज हास्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। यह निबंध मानवता के पतन और आत्मबोधता की मार्मिक आलोचना है। नंबर का क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह के सच्ची वीरता निबंध का सार और संदेश स्पष्ट कीजिए। सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा सच्ची वीरता नामक निबंध लिखा गया है। इसका हम लोग संदेश को स्पष्ट करते हैं। सच्ची वीरता निबंध में लेखक ने वीरता का आध्यात्मिक और नैतिक अर्थ बताया है। उनके अनुसार सच्चा वीर वह नहीं है जो शत्रु को मार दे, बल्कि वह है जो अपने भीतर के क्रोध, लोभ, अहंकार पर विजय प्राप्त करे। पूर्ण सिंह ने प्रेम, सेवा, करुणा और त्याग को वीरता का आधार माना। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि महान व्यक्ति दूसरों की भलाई में ही अपनी वीरता खोजते हैं। इस निबंध का संदेश है अहिंसा में ही वीरता। मतलब बढ़िया से समझिए आप लोग। जो सरदार पूर्ण सिंह है, इसमें जो सच्ची वीरता बताया गया है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि वीर आदमी वह नहीं होता है जो शत्रु को मार देता है, बल्कि वह वीर आदमी है जो अपने अंदर जितने भी बुराई है, जितने भी मतलब कमियां हैं, उसको दूर कर दे, ठीक है, अपनी बुराइयों को दूर कर दे। वही क्या है, वही वीर है। मतलब एक तरह से यहाँ पर अपने अंदर में जितने भी अहिंसा है उसको आपको मिटा देना है, यही वीरता है, यही सच्चा वीर कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न, गेहूं और गुलाब निबंध में जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों का संतुलन किस प्रकार किया गया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध में जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों का संतुलन किस प्रकार से किया गया है। यह राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूँ और गुलाब जो ये निबंध है, इसमें जीवन दर्शन से ओतप्रोत है। लेखक ने गेहूँ को भौतिक जीवन के प्रतीक के रूप में और गुलाब को सौंदर्य और आत्मिक सुख के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं मनुष्य को केवल रोटी से नहीं बल्कि सौंदर्य, संवेदना और प्रेम से भी जीवन मिलता है। यदि जीवन में केवल गेहूं भौतिकता होगा तो नीरस होगा, और यदि केवल गुलाब सौंदर्य होगा तो वह अधूरा होगा। दोनों का संतुलन ही पूर्ण जीवन का आधार है। यह निबंध जीवन की सरलता, सौंदर्यबद्ध और मानवता का संदेश देता है। बेनीपुरी की भाषा भावपूर्ण, काव्यात्मक है, जो पाठक के हृदय में जीवन के प्रति नई दृष्टि उत्पन्न करती है। तो आपको पढ़ना है कि मतलब गेहूं और गुलाब निबंध में मतलब क्या इसका आधार है, जो बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। तो इसको देखना है आपको अपने से, ठीक है, क्योंकि हम भी पहली बार पढ़ रहे हैं। आपको क्या बता दें, देखिए आगे, नामवर सिंह के संस्कृत और सौंदर्य निबंध में संस्कृति की अवधारणा की विवेचना कीजिए। नामवर सिंह के द्वारा क्या है, संस्कृति सौंदर्य निबंध लिखा गया है। इसमें संस्कृति की अवधारणा की विवेचना करना है। तो यहाँ इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नामवर सिंह का यह निबंध भारतीय संस्कृति की गहराई, विविधता और सौंदर्य दृष्टि पर आधारित है। वे कहते हैं कि संस्कृति किसी समाज की आत्मा होती है, जो उसके व्यवहार, कला, भाषा और विचार में व्यक्त होती है। सौंदर्य संस्कृति का अभिन्न है, क्योंकि वही मनुष्य को रचनात्मक और मानवीय बनाता है। संस्कृति केवल परंपरा नहीं बल्कि सतत प्रवाह है, जिसमें नवीनता और परिवर्तन का स्वागत किया जाता है। तो इसको देख लेना, इसको भी। यही हमारा लास्ट प्रश्न था। बाकी ऐप में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। ऐप आप लोग सभी को डाउनलोड कर लीजिएगा। मात्र 60 रुपये में 4 साल के लिए आपको ऐप क्या हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। जितना भी आपको कंटेंट रहेगा सारा वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।